A very good afternoon to everyone. Thank you so much for the introduction. I am Dr. Pranita. आज मैं सेफ फर्टिलिटी इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी. स्पेशल थैंक्स टू ऑल द ऑर्गेनाइजर्स एंड रितेश चाचा जी. ऑल्सो आई फील प्रिविलेज्ड कि इतने प्रसिद्ध वक्ताओं के साथ मैं इस स्टेज पे खड़ी हूँ आज. तो हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पे जिसका नाम है सेफ फर्टिलिटी. तो इनफर्टिलिटी क्या है? अगर एक कपल कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है और 1 साल तक विदाउट कॉन्ट्रासेप्शन ट्राई करने पर भी कंसीव नहीं कर पाए तो उसे हम इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं. इनफर्टिलिटी 2 तरह का रहता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी. प्राइमरी इनफर्टिलिटी मतलब पहले कभी भी प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी मतलब पहले एक बार प्रेगनेंसी रुक चुकी है लेकिन नेक्स्ट प्रेगनेंसी रुकने में तकलीफ है. तो अभी इनफर्टिलिटी इतना बढ़ गया है कि WHO ने इनफर्टिलिटी को एक ग्लोबल हेल्थ इशू का रिकग्निशन दिया है. अभी दुनिया में 60 to 80 मिलियन कपल्स हैं जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, और उसमें से 1/4 प्रोपोर्शन इंडिया का है. मतलब इस वक्त 15 to 20 मिलियन पॉपुलेशन इंडिया में जो कपल्स हैं वो इनफर्टिलिटी से गुजर रहे हैं. तो हमें इसीलिए इस टॉपिक को समझना ज़रूरी है. इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, बट एक मेजर चंक कॉजेज़ का प्रिवेंटेबल रहता है. तो इन कॉजेज़ पे आज हम फोकस करेंगे और कैसे हमें इसे प्रिवेंट करना है वो हम समझेंगे. तो क्या क्या कॉजेज़ रह सकते हैं इनफर्टिलिटी के? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इश्यूज़ रह सकते हैं, बढ़ती हुई एज, फिर जो सब्सटेंस अब्यूज़ रहता है जैसे अल्कोहल, टोबैको, च्यूइंग एंड स्मोकिंग, पुअर डाइट, स्ट्रेस, और एक्सरसाइज कम या ज़्यादा. मतलब मॉडरेट एक्सरसाइज अच्छी रहती है बट बहुत कम या बहुत ज़्यादा दोनों ही हानिकारक रहती है. तो इसमें से जो प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं वो हम पहले देख लेंगे. जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इन्फेक्शन, फिर जो PCOS हम आजकल बहुत सुनते हैं. तो PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसमें ओवरी जो रहती है, जो अंडाशय रहता है, उसमें मल्टीपल सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं जिस वजह से उसका फंक्शन कम हो जाता है, और जो हर महीने एग रिलीज होता है वो सही से नहीं हो पाता. तो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी और प्राइमरी इनफर्टिलिटी दोनों के कॉजेज सेम ही है. बस सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर सही से केयर नहीं हुआ हो, अगर हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं हुई हो, एंटीबायोटिक्स सही से नहीं दिए गए हैं, तो उस वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कुछ इशू हो सकता है और आगे चल के इनफर्टिलिटी डेवलप हो सकती है. तो अब हम फैक्टर वाइज देखते हैं. वैसे ये टॉपिक बहुत वास्ट है और इसको डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट इन शॉर्ट हम जो प्रिवेंटेबल चीज़ें हैं वो इन शॉर्ट देख लेते हैं, और फिर हम ड्रग्स के ऊपर आएंगे जो अभी नीड ऑफ द आवर है कि प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, कौन से ड्रग्स हार्मफुल है और फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं. तो एज, इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे फर्टिलिटी डिक्लाइन होती है. अगर पहली प्रेगनेंसी 28 इयर्स के पहले प्लान नहीं की जाए तो उसके बाद फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होती है. तो इसीलिए जो मैरिड कपल्स हैं उनको ये काउंसलिंग होनी चाहिए कि फर्स्ट चाइल्ड शुड बी प्लान बिफोर 28 इयर्स ऑफ एज. और उसके बाद जो सेकेंड प्रेगनेंसी है वो अगर पहली प्रेगनेंसी हो तो सेकेंड प्रेगनेंसी 37 इयर्स के बाद फिर फर्टिलिटी कम होने लगती है, तो फिर बाद में सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है. तो मैरिड कपल्स के लिए ये मैसेज है कि चाइल्ड बेयरिंग डिले नहीं करना चाहिए. अभी विमेन भी काफ़ी मतलब करियर में आगे बढ़ चुके हैं, और मेन एंड वुमेन दोनों हाथ में हाथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, करियर में प्रोग्रेस कर रहे हैं. बट बस एक बैलेंस होना चाहिए. दोनों अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, बट एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए. और जो सिंगल विमेन है
या जिनका मैरिज लेट हुआ है, उनके लिए आजकल अब सोशल एग प्रिजर्वेशन एक कंसेप्ट अपकमिंग है, जिसमें अगर करियर प्लानिंग है या अभी तक पार्टनर नहीं है तो एग्स का प्रिजर्वेशन किया जा सकता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं कि आगे चल के जब मैरिज होती है या जब प्रेगनेंसी प्लान होती है तो IVF की अगर ज़रूरत पड़ती है तो ओल्ड एज में जो oocytes हमें मिलते हैं उसके कंपैरिजन में जो पहले आपने एग्स प्रिजर्व कर लिए हैं उसका IVF में ज़्यादा सक्सेस रहता है। दूसरा एडवांटेज इससे होता है कि एक अपने बेबी से जेनेटिक रिलेशन मेंटेन होता है कि आगे चल के अगर एग डोनेशन की ज़रूरत पड़े तो उससे बेटर रहेगा कि अपने एग्स जो पहले प्रिजर्व किए हैं उससे बेबी के साथ जेनेटिक रिलेशन मेंटेन रहेगा। तो एग प्रिजर्वेशन 35 इयर्स के पहले करने से मैक्सिमम फ़ायदा रहता है। फिर दूसरा फैक्टर है ट्यूबल फैक्टर, जो फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं तो उसमें कभी कभी ब्लॉक हो जाता है या उनके स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो ये होता है इन्फेक्शंस के कारण। तो जो भी इन्फेक्शंस है उसको हमको जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना चाहिए। जो भी डिस्चार्ज वगैरह के कंप्लेंट्स रहते हैं उसको इग्नोर नहीं करना है, उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेना है। अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट से ये इन्फेक्शंस बढ़ेंगे नहीं। अगर ये इग्नोर होते हैं तो ये इन्फेक्शंस ऊपर की तरफ यूट्रस फैलोपियन ट्यूब्स में फैल जाते हैं और उस वजह से फिर वहाँ का स्वेलिंग और एडिशंस जो फाइब्रस बैंड्स फॉर्म होके ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसीलिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पीरियड्स में जो है हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है, इन्फेक्शंस को ट्रीट करना ज़रूरी है। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन प्रमोट करना चाहिए, उससे इन्फेक्शंस प्रिवेंट होंगे। और दूसरी बात, यंग फीमेल्स जिनका कोई प्रेगनेंसी नहीं रहा है उनको कॉपर्टी एडवाइस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपर्टी जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रहा है उनमें कॉपर्टी से इन्फेक्शंस का चांस बढ़ जाता है। तो कॉपर्टी डिस्करेज करना चाहिए नली पैरा में, मतलब जिनका पहले प्रेगनेंसी नहीं रहा है। दूसरी बात, पार्टनर का ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है इन्फेक्शंस में, क्योंकि इन्फेक्शंस फिर रिकरेंट हो सकते हैं। और प्रीवियस प्रेगनेंसी और प्रीवियस अबॉर्शंस सेफली होने चाहिए, एंटीबायोटिक सही से मिलना चाहिए, पेरीनेटल केयर जो डिलीवरी के टाइम जो केयर है वो सही से मिलना चाहिए। तो इसमें हमारा रोल ये है कि जो ओवर द काउंटर MTP पिल्स है उसको डिस्करेज करना चाहिए, और जो भी पेशेंट्स इसका डिमांड करते हैं उनको काउंसिल करना चाहिए कि MTP जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन है, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस, एग्जामिनेशन और उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी MTP पिल से कम्प्लीटली अबॉर्शन नहीं होता है। अगर कुछ अंदर बच जाए वो आगे इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। अगर एंटीबायोटिक्स नहीं ले जा सकते आगे इन्फेक्शन का कारण बन के इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। और अगर अंदर कुछ बच जाए तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर की जब ज़रूरत पड़ती है तो उस वजह से भी फाइब्रोसिस हो सकता है, और जो गर्भथैली का मुंह होता है उसमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिस वजह से आगे चल के मिसकैरेज या प्रेगनेंसी नहीं रुक पाना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए सेफ प्रेगनेंसी, सेफ अबॉर्शन को प्रमोट करना चाहिए। फिर एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें यूट्रस के जो सेल्स है वो बाहर ग्रो होने लगते हैं, मतलब यूट्रस के बाहर ग्रो होने लगते हैं। तो वैसे ये प्रिवेंटेबल कंडीशन नहीं है, पर इसका हम स्पीड कम कर सकते हैं OC पिल से और अर्ली प्रेगनेंसी प्लान करने से और मॉडरेट एक्सरसाइज से। फिर ओवेरियन फैक्टर जो है, बचपन में जो वैक्सीनेशन रहता है वो सही से बच्चों को मिलना चाहिए। उसमें जो एक MMR वैक्सीन रहता है उससे अगर वो नहीं मिले तो ओवरीज में इन्फेक्शन होकर आगे चल के इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो MMR वैक्सीन बच्चों को मिलना चाहिए। PCOS के बारे में तो हम सब जानते हैं, उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, तो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन, वो उसमें काम करता है। और अगर उससे ना हो कम तो फिर ड्रग्स, OC पिल्स, मेटफॉर्मिन, ये सब का आधार लेना चाहिए।
और उसके बाद जो पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको कैंसर है या स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है कि उनमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनमें भी जो अंडाशय के बीज है उनको प्रिजर्व किया जा सकता है, क्योंकि एक बार कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जब शुरू होती है तो उसके बाद ओवरीज को डैमेज हो जाता है और आगे चल के इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो कौन से कैंसर ड्रग्स हैं जिस वजह से ओवरीज को सबसे ज़्यादा डैमेज होता है? तो ये ड्रग्स है साइक्लोफॉस्फेमाइड, ब्यूसल्फान, नाइट्रोजन मस्टर्ड और बाकी ड्रग्स जो मीथोट्रेक्सेट, डॉक्सोरुबिसिन, ब्लियोमाइसिन, सिस्प्लैटिन, जो प्लैटिनम बेस्ड ड्रग्स है, वो सबसे फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। फिर लास्ट फैक्टर है यूट्राइन फैक्टर, कि जब एक एम्ब्रियो बनता है तो उसको यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होना होता है सही से। तब एम्ब्रियो ट्यूब्स में बनता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, और उसके बाद यूट्रस में आके वो इम्प्लांट होता है। तो जब वो वहाँ इम्प्लांट होता है उसको प्रॉपर हार्मोन्स और नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर पहले कोई इन्फेक्शंस हुए हो या पहले सर्जिकल प्रोसीजर से, अनवांटेड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन से पहले कोई प्रोसीजर हुआ हो तो अंदर एडिशंस फॉर्म हो जाते हैं और वहाँ का जो लाइनिंग है वो जितना थिक रहना चाहिए उतना नहीं बचता। फिर वो जो पतला लाइनिंग होता है उसमें हार्मोन्स की कमी के वजह से और नरिशमेंट की कमी के वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। तो इसके भी प्रिवेंटेबल फैक्टर्स वही है कि इन्फेक्शंस ट्रीट करना और पेरी डिलीवरी सब प्रिकॉशंस लेना। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, मतलब जो थायराइड और डायबिटीज़, तो थायराइड और डायबिटीज़ के इम्बैलेंस की वजह से जो ओवेरियन हॉर्मोन्स है उसमें भी इम्बैलेंस होता है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले थायराइड और शुगर्स मेजर करना चाहिए। अगर वो नॉर्मल है, अगर वो नॉर्मल नहीं है तो उनका सही से ट्रीटमेंट लेना है और फिर प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। फिर BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI नॉर्मल हम 18 to 25 मोस्ट फेवरेबल कंसिडर करते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। कम BMI भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। ज़्यादा BMI जो ओबेसिटी और ओवरवेट जिनमें रहता है उनमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होके एग रिलीज़ नहीं हो पाता सही से, और जिनमें कम BMI रहता है उनमें ओवरऑल एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से, हार्मोन्स कम रहने की वजह से एम्ब्रियो सही से इम्प्लांट नहीं हो पाता। तो एक बैलेंस होना चाहिए, 18 to 25 के बीच में BMI मेंटेन रहना चाहिए। और चाइल्डहुड ओबेसिटी प्रिवेंट करना ज़रूरी है। चाइल्डहुड ओबेसिटी अगर प्रिवेंट हो तो उससे फिर मेंस्ट्रुअल जो पीरियड्स के प्रॉब्लम्स है वो नहीं होंगे और आगे चल के इनफर्टिलिटी प्रिवेंट होगी। फिर डाइट में हमको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और मल्टीविटामिन्स, आयरन, ये सब डाइट में रहने से हेल्प हो जाती है फर्टिलिटी इम्प्रूव करने में। एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंटेंस विगरस एक्सरसाइज हार्मफुल है। मोर देन 5 hours पर वीक जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और जिनका ओवरऑल न्यूट्रिशन कम हो जाता है उनमें भी इनफर्टिलिटी होती है। तो मॉडरेट एक्सरसाइज कभी भी इम्पॉर्टेंट है। फिर जो सब्सटेंसेस है तो इसमें कैफीन, जो कॉफ़ी लोग लेते हैं, तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं 2 कप से ज़्यादा, 200 to 300 मिलीग्राम से ज़्यादा कॉफ़ी दिन का प्रिवेंट करना है। फिर टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग, इससे जो फेलोपियन ट्यूब्स रहते हैं और जो थैली का मुंह रहता है, जो सर्विक्स है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो जाती है। और जो अंडाशय के बीज है और जो स्पर्म्स है दोनों के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से बीज भी, अंडाशय के बीज भी कम हो जाते हैं और स्पर्म काउंट भी कम होता है और मेनोपॉज प्रीपोन हो जाता है स्मोकिंग से। तो कम से कम 1 से 4 साल से मेनोपॉज प्रीपोन हो जाता है। तो इसीलिए जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ये सब हैबिट्स को कम्प्लीटली स्टॉप करना है। ये हैबिट्स बंद होने के बाद 1 साल के अंदर इनके इफ़ेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो ये प्रिवेंटेबल फैक्टर है कि स्मोकिंग स्टॉप करने पे फर्टिलिटी रीगेन हो जाती है। बाकी अल्कोहल भी, हैवी अल्कोहल इनटेक भी हार्मफुल रहता है स्पर्म्स और
oocytes मतलब अंडाशय के बीज दोनों के लिए। फिर ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स, जो लोग ड्राई क्लीनिंग में काम करते हैं या पेस्टिसाइड्स के साथ काम करते हैं, उनका भी उनके ऊपर भी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। तो ऐसे लोगों को प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, रेस्पिरेटर्स ये सब यूज़ करना चाहिए। और अगर इससे एक्सपोजर कम नहीं हो तो थोड़े समय के लिए जॉब में ब्रेक या स्विच करना चाहिए। और जो लोग फ़िश का इंटेक लेते हैं, कुछ फ़िश रहती है जैसे ट्यूना जिसमें मर्क्यूरी ज़्यादा रहती है, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। फिर जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस रहते हैं जिनमें लेड का कंटेंट ज़्यादा रहता है, हेवी मेटल्स का कंटेंट ज़्यादा रहता है, उसको स्टॉप करना चाहिए। फिर कुछ जो पुराने घर रहते हैं, पुराने घरों में पेंट्स में लेड का यूज़ होता है, तो उसकी भी डस्ट वगैरह एक्सपोजर से भी फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। फिर अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो ड्रग्स अफेक्ट करते हैं फर्टिलिटी को। तो इसमें 3 मैकेनिज़म्स रहते हैं जिस वजह से ये ड्रग्स अफेक्ट करते हैं। एक तो ओव्यूलेशन पे असर करते हैं, मतलब कि एग रिलीज़ होना। दूसरा जो यूटेराइन लाइनिंग है उस पे असर करते हैं, और स्पर्म प्रोडक्शन और क्वालिटी पे असर करते हैं। तो कुछ ड्रग्स रहते हैं जिनका टेम्पररी असर पड़ता है, और कुछ रहते हैं जिनका लॉन्ग टर्म या परमानेंट असर रहता है। जैसे जो कैंसर ड्रग्स है उनका परमानेंट इनफर्टिलिटी कॉज करने वाला असर रहता है, और बाकी ड्रग्स रहते हैं जैसे मीथोट्रेक्सेट, तो उसमें मीथोट्रेक्सेट लेने के बाद 3 मंथ्स तक टेम्पररी इनफर्टिलिटी हो जाती है। फिर जो बर्थ कंट्रोल पिल्स रहते हैं उसमें भी 1-2 महीने बाद फर्टिलिटी रिगेन होती है। और फिर जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इंजेक्शन यूज़ होता है, इंजेक्शन DMPA जिसको हम कहते हैं, डेपो प्रोवेरा, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन रहता है जो हर 3 महीने में लिया जाता है, तो वो बंद करने पर भी 10 मंथ्स तक मैक्सिमम इनफर्टिलिटी रह सकती है। इनफर्टिलिटी रिवर्स होने में टाइम लग जाता है। फिर पेन मेडिकेशंस, जो NSAIDs हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उनको पेन किलर्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी ओव्यूलेशन पे असर करते हैं, एग रिलीज़ होने में असर करते हैं। फिर जो नेचुरल और हर्बल रेमेडीज़ रहते हैं जिसमें कभी कभी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, और वो हार्मोन्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से एग रिलीज़ होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सब अवॉइड करना चाहिए। फिर साइकेट्रिक जो मेडिकेशंस है, एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी साइकोटिक्स, तो इनका मैकेनिज़्म रहता है कि जो शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन रहता है इनको वो बढ़ाते हैं, और प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने से ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में काम करते हैं उनको कम कर देता है। तो इसीलिए ये मेडिसिन्स डिस्पेंस करते समय ये काउंसलिंग होना चाहिए कि इसका फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है। पर इसका एक दूसरा पार्ट ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी इनफर्टिलिटी होती है, तो एक दोनों का बैलेंस की कम से कम डोज पे ये जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं इनका निवारण हो, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर स्टीरॉइड्स है जो आजकल कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं अस्थमा और बाकी बीमारियों के लिए, वो भी मेल हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाते हैं फीमेल बॉडी में, जिसका फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। फिर एंटी सीजर मेडिकेशंस जो है फेनिटोइन, कार्बामेज़ेपिन, तो वो भी फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट करते हैं। थायराइड मेडिकेशंस, जैसे हमने देखा कि थायराइड अगर सही से रेगुलेटेड नहीं है, कम या ज़्यादा दोनों ही फर्टिलिटी कॉज कर सकता है। फिर कुछ स्किन प्रोडक्ट्स में भी हार्मोन्स रहते हैं जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो कंक्लूजन में क्या क्या फैक्टर्स हैं, एक तो एज, अर्ली चाइल्ड बेयरिंग होनी चाहिए, स्मोकिंग और अदर सब्सटेंस अब्यूज़ ये सब अवॉइड करना है, इन्फेक्शंस जल्दी ट्रीट करना है या प्रिवेंट करना है, वैक्सीनेशन सही से होना चाहिए, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हेल्दी डाइट, मॉडरेट एक्सरसाइज
और जो एनवायरनमेंट में पोल्यूटेंट्स है, जो वर्क प्लेस में पोल्यूटेंट्स है, उसके एक्सपोजर से बचना, ये सब करना चाहिए। और सेफ अबॉर्शन, स्पेशल नोट कि ओवर द काउंटर एमटीपी पिल्स को अवॉइड, जब तक अवॉइड हो सके अवॉइड करना चाहिए। और मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में भी ये सारे फैक्टर्स असर करते हैं, फीमेल से थोड़ा कम असर करते हैं, बट कोई भी चीज़ ये एक्सेस में ये फैक्टर्स स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म काउंट को कम करते हैं। तो ये सब स्ट्रेस, ओबेसिटी, ड्रग्स, स्मोकिंग, डाइट और कैफीन, अल्कोहल। फिर कुछ मेडिकेशंस है जो मेल फर्टिलिटी पे भी असर करते हैं, जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नाइट्रोफिरेंटोइन जब हाई डोज में लेते हैं, और टेट्रासाइक्लिन्स। फिर एंटी हाइपरटेंसिव जो अल्फा बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, स्पाइरोनोलैक्टोन, डायूरेटिक्स जो रहते हैं, थायराइड। तो कीमोथेरेपी एजेंट्स तो हमने देखे हैं, वो मेल और फीमेल दोनों पे असर करते हैं। हॉर्मोन्स भी हमने देखा कि स्टीरॉइड्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है इनफर्टिलिटी पे। बाकी गाउट मेडिकेशंस जैसे कॉल्चिसिन, एलोप्यूरिनॉल और सिमिटिडिन जो एंटासिड है, उसका भी मेल फर्टिलिटी पे असर रहता है। और साइकोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जैसे लिथियम, फिर SSRIs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सब भी असर करते हैं। तो हमारा टेक होम मैसेज है कि इनफर्टिलिटी जो प्रॉब्लम इतना बढ़ रहा है अभी, इसके बहुत सारे, एक मेजर चंक प्रिवेंटेबल है। तो बस लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है हेल्थ के बारे में कि क्या क्या वो चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं ताकि आगे चल के इनफर्टिलिटी ना हो। जो उनको सिम्टम्स है, जैसे पीरियड्स में जो प्रॉब्लम्स रहती है, ये कोई गायनेक इशू का भी सिम्टम रह सकता है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है, डायग्नोस करके उसको टाइमली ट्रीट करना है ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। और जो भी हम ड्रग्स डिस्पेंस कर रहे हैं, उसको पेशेंट को कंसिडर करते हुए उसको प्रॉपरली डिस्पेंस करना है, पेशेंट्स को काउंसिल करना है। के पूरे प्रोग्राम के लिए विवरण दिया हुआ है, वो सभी के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पे काम करेगा। सभी लोगों का फार्मासिस्ट का नॉलेज आपने यहाँ पे अपग्रेड किया है। इस प्रोग्राम में ये टॉपिक लेने का एक ही मकसद था कि ओवर द काउंटर कभी कभी हम गायनिक प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए सिर्फ डिमांड एंड नोट के ऊपर कुछ मेडिकेशन दे देते हैं, जहाँ पे डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत बार जरूरी रहता है। कभी कभी पीरियड्स में बहुत बार स्पाज़म्स ज़्यादा होते हैं, उस वजह से बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस डेवलप हो जाती है। दर्द होने की वजह से एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं, लेकिन इसी एंटी इन्फ्लेमेटरी का एडवर्स इफेक्ट है कि आपकी इनफर्टिलिटी लूज हो सकती है। अगर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, रिपीटेड कर रहे हैं, उसका इग्नोर कर रहे हैं, गायनेकोलॉजिस्ट का प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं, आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं और किस चीज के ये चीजें हो रही है उसके ऊपर इग्नोर कर रहे हैं, और रिपीटेडली आप सिर्फ इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए या फिर उस दर्द को कम करने के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं। दूसरा, त्योहार आते हैं तो बहुत सारे ओवर द काउंटर्स मेफेप्रिस्टोन की दवाई या फिर मिथिल प्रोजेस्टेरॉन की दवाई मांगने के लिए सब लोग आ जाते हैं, जस्ट टू एक्सटेंड द एमसी पीरियड्स। लेकिन ये आपके इरेगुलरिटीज को कितना बढ़ाता है, कितना ड्यूरेबिलिटी को आपको हार्म कर सकता है, ये प्रॉब्लम अभी आगे और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितना जिम्मेदारी अभी महिलाएं उठा रही है, वर्कलोड उनके ऊपर बढ़ रहा है, तो ये इश्यूज आगे चल के भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया था और आपने बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन किया है। इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन आंसर्स होगा तो कृपया, अमन जी का एक क्वेश्चन था। डॉक्टर मैम, मैम ऐसे बहुत से वुमेन्स में देखा गया है कि जिनको उनकी लाइफ में पीरियड्स ही नहीं आए हैं,
तो ऐसे के लिए क्या ट्रीटमेंट्स हो सकता है कि जिनके लिए रेगुलरली में फिट्स आने लगे या फिर फ्यूचर में उनको फर्टिलिटी के लिए प्रॉब्लम्स ना हो? ऐसे मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि जिनको लाइफ में फिट्स आए ही नहीं है, तो उनके लिए क्या? तो जिनको पीरियड्स आए भी नहीं हैं उनके कुछ कारण रहते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल कुछ ये हो सकता है, जैसे जो यूट्रस और ट्यूब्स बनते हैं वो कभी कभी सही से नहीं बने रहते हैं, या एक हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। तो वो मतलब अल्ट्रासाउंड और इन्वेस्टिगेशन करके उसका कारण पता करना चाहिए सबसे पहले कि वो किस कारण के वजह से होता है। किसी किसी में मतलब जेनेटिकली ही ओवरीज का जो फंक्शन है वो प्रीमेच्योरली बंद हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं मेनोपॉज 45 से 50 इयर्स में यूजुअली लोगों को आता है। किसी किसी में वो जल्दी मतलब 20s में ही या 30s में ही आ जाता है। तो उसमें क्रोमोसोमल कुछ वो भी रहते हैं, जेनेटिक कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं और स्ट्रक्चरल कुछ डिसऑर्डर्स रहते हैं, और हॉर्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से भी होता है। तो ऐसे में इन्वेस्टिगेशन करके क्या एग्जैक्टली कारण है उसको पता करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिनको की लाइफ में स्टार्टिंग से ही नहीं हुआ है, जब एज होती है 60, 40, 15 के बाद में जब शुरू होता है फर्स्ट टाइम से, तो उनको वहाँ से शुरू होना ही नहीं आया ही नहीं लाइफ में, फर्स्ट टाइम भी नहीं हुआ है। तो ऐसे के लिए कभी ट्रीटमेंट है क्या? तो अब इसमें एक तो जेनेटिक रहता है जिसमें ओवरीज में मतलब ओवरीज ठीक से बनी ही नहीं है या यूट्रस या ट्यूब्स बनी ही नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत कम रहता है। क्योंकि अगर मतलब जिनमें ओवरीज में प्रॉब्लम है और आगे चल के कंसीव करना है तो उनमें फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देके, और अब आजकल यूट्राइन ट्रांसप्लांट वगैरह चल रहा है, तो वो डायरेक्शन में चला जाएगा। और दूसरा रहता है कभी कभी जो ट्रैक्ट रहता है जहाँ से पीरियड्स आते हैं वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, वहाँ पे कुछ ब्लॉक रहता है जो ट्रैक्ट रहता है, तो वो हमें सोनोग्राफी से और एग्जामिनेशन से पता चलता है। अगर वो ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो एक सर्जिकल प्रोसीजर से वो ट्रैक्ट को ओपन किया जा सकता है, और जो भी ब्लड कलेक्टेड है उसके पीछे उसको ड्रेन करके फिर बाद में पीरियड्स आ सकते हैं। मतलब दो चीज़ें हैं, एक तो ऊपर ब्रेन में प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेन हॉर्मोन्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है और उस वजह से वो पहुंच नहीं रहा है ओवरीज तक और उस वजह से प्रॉब्लम है। दूसरा ब्रेन हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन ओवरीज और यूट्रस ट्यूब्स उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उनके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। और तीसरा जो है जो आउटफ्लो ट्रैक्ट है जहाँ से पीरियड्स आना चाहिए वहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही जैसे इन्वेस्टिगेशंस करके पता करना होता है कि एग्जैक्टली कहाँ प्रॉब्लम है और उसको टारगेट करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छे से विवरण दिया है। एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, सभी चीज़ों का पर्याप्त मात्रा में हमें विकल्प पता है, लेकिन उसकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर काम करना वो भी इंडिया जैसे पॉपुलेशन के अंदर में थोड़ा मुश्किल काम है। हर कोई इसको अफोर्डेबल कर पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसी को मद्देनजर रखा गया है कि हम आज से अगर ये चीज को काम करें तो आगे चल के होने वाले संभावित धोखों से हम बच सकते हैं। आज चाइना ऑफर कर रहा है बर्थ रेट बढ़ाने के लिए, लेकिन कोई ऑफर लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक जमाने में उन्होंने ग्रोथ रोकने के लिए सबसे ज्यादा इनिशिएटिव लिया, वो सक्सेसफुल हुआ, उसको रोका गया। लेकिन आज उसके जेनेटिक इम्प्लीकेशंस इस तरीके से हो चुके हैं कि अब फर्टिलिटी रेट इतना गिर चुका है कि उसको ऑटोमेटिकली कोई इंजन नहीं है कि कुछ दिनों के लिए ये चंद्रयान पे रखा हुआ चंद्रयान नहीं है कि सोलर एनर्जी आ जाएगा, चार्ज हो जाएगा और फिर से चालू हो जाएगा। ये कंटिन्यूअस और साइक्लिक प्रोसेस है कि जिसको बचाना है। तीसरी चीज महत्वपूर्ण, हम इस टॉपिक को क्यों छेड़ रहे हैं, सेव फर्टिलिटी के बारे में हम क्यों कर रहे हैं। एक फर्टाइल होने के लिए एक सिंगल पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का वक्त लेती है, और ये वक्त जो है ये डिले होता है, यानी आपके पास में जो अमाउंट है, चाहे फिर आप कैंसर सफरर हो, आप रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से इनफर्टाइल हो चुके हो, तो उसको भी रिकवर करने के लिए जो टाइम लगने वाला है वो अगर हम लार्ज स्केल के ऊपर देखें
क्रायो प्रिजर्वेशन आज आ चुका है, लेकिन मिला ही नहीं तो किसको प्रिजर्व करें? तो वो मेन इंटेंशन है कि आज से अगर हम सेफ पीरियड्स के ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया, सैनिटरी नैपकिन्स डाले, सब चीजों के ऊपर काम किया, लेकिन अब जो नीड ऑफ आवर है वो बदल चुकी है। अब हमको फर्टिलिटी के ऊपर भी अभी से इनिशिएटिव अगर लेंगे, उसका जागरूकीकरण करेंगे, तो हमको आगे चल के इसके जो संभाव्य धोखे हैं उससे हम बच सकते हैं। यही इसका मोटिव था। इसके अलावा अरुणा मैडम भी कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते। गुड आफ्टरनून मैम। क्या रेडिएशन जैसे एक्सरे या सीटी स्कैन में जो रेडिएशन आते हैं वो भी फर्टिलिटी पे अफेक्ट करते हैं, और मेल और फीमेल दोनों में एक समान अफेक्ट करते हैं क्या? हाँ, फर्टिलिटी पे रेडिएशन अफेक्ट करता है, लेकिन मतलब एक लिमिट में अगर रहे तो वो अफेक्ट नहीं करेगा, पर उससे ज़्यादा अगर बहुत जैसे वहाँ पे अगर कोई टेक्नीशियन हो या वहाँ पे कोई डॉक्टर हो जिनको बहुत ज़्यादा रेडिएशन का एक्सपोजर हो रहा है एक सेफ लिमिट से ज़्यादा, तो असर पड़ता है फर्टिलिटी पे, और मेल्स और फीमेल्स दोनों पे असर पड़ता है। और प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं अगर टेक्नीशियन है तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? तो उसके जो प्रोटेक्टिव ये रहते हैं, क्लोथिंग रहती है, लेड शीट, हाँ लेड शीट जो रहती है उसका यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि एज ऑफ लिमिट क्या होनी चाहिए? जसं आता मला मुलगी आहे तर तिचं एज आहे 12. बऱ्याच मुलींमध्ये आपण बघतो की 10 पासूनच सुरुवात होते पिरियड्स, छोट्या छोट्या मुलींना. आता हे फास्ट फूड वगैरे आपण त्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. तर आपण किती वर्षापर्यंत ती वाट बघू शकतो, त्याच्यानंतर आपण ट्रीटमेंट घेतली पाहिजे की 16, 17, 18? आपल्या वेळेस म्हणजे 16, 17 वर्ष आली तरी आपल्याला काही प्रॉब्लेम नव्हता, येणारच होती पाहिजे. तर आता तसं नाही राहिलं. बऱ्याच माझ्या मुलीच्या वर्गातल्या मुलींना लवकर येऊन गेली की आपण किती लिमिटपर्यंत वाट बघायची की 16 वर्ष 17 वर्ष नंतर आपण दाखवायचं? तर ॲव्हरेज जर आपण एज बघितली मुलींमध्ये तर 13 वर्ष असते, आणि त्याच्या नंतर आपण 1 ते 2 वर्ष मॅक्सिमम 15 वर्षापर्यंत आपण वाट बघू शकतो. जर त्याच्यानंतर नाही आले पिरियड्स तर मग गायडन्स घ्यायला पाहिजे. रुपाली मॅडम पण बोलतात. काउंटरवर येणारा प्रश्न आहे की पिरियड्स लांबवण्यासाठी ज्या गोळ्या मागितल्या जातात त्या दिल्या पाहिजे की नाही, आणि त्यामध्ये जर सल्ला घ्यायचा असेल तर आम्हाला जर काउंटरवर विचारण्यात आलं तर त्याचा डोस काय असला पाहिजे? बऱ्याचशा पिरियड्स मिस होतात, त्यांचे जे ज्यासाठी ते घेत आहेत तो त्याचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होते. एकतर हे काउंटरवर दिलं पाहिजे की नाही दिलं पाहिजे, आणि दिलं तर काय डोसेसमध्ये दिलं गेलं पाहिजे, ते सगळ्या फार्मसिस्टला ॲटलिस्ट माहिती पाहिजे. जे आपले ग्राहक असतात त्यांची वेळेवर फजिती पण होणार नाही, आणि सगळेच डॉक्टरकडे जाऊन या गोळ्या घेऊ शकत नाही. बरेचसे आता महालक्ष्मी आणि गणपतीमध्ये हा जो प्रॉब्लेम येतो, आणि दिवाळीच्या फंक्शन्समध्ये की ज्यांच्या घरी बिलकुलच चालत नाही त्यांनी काय केलं पाहिजे? त्यांनी घेतल्या पाहिजे की नाही, आणि घेतलं तर काय होतं? तर पिरियड्स पोस्टपोन करण्याचे जे गोळ्या असतात ते 5 दिवसासाठी म्हणजे प्रिस्क्राईब्ड असतात. ठीक आहे, तर काही जण 8 दिवस घेतात, काही 10 दिवस घेतात, तर तसं घेतलं नाही पाहिजे. जे एक्सपेक्टेड डेट आहे पिरियड्सची त्याच्या 5 दिवस आधी सुरू केल्या पाहिजे. जे पण म्हणजे इंडिव्हिज्युअल सायकल असेल की कोणाला 25 दिवसात येते, कोणाला 30 दिवसात येते, पण त्यांना त्यांची एक्सपेक्टेड डेट माहीत असते, तर त्या डेटच्या 5 दिवस आधीपासून सुरू करायला पाहिजे. आणि डोस जे असतं ते वेटवर डिपेंड करतं. तर एक 70 kg वेटपर्यंत आपण जे मेड्रॉक्सीप्रोजेस्ट्रॉन असतं 10 मिलीग्रॅम वन्स अ डे देऊ शकतो 5 दिवसासाठी. त्याच्यानंतर मग वेटच्या हिशोबाने ट्वाईस अ डे, खूप ओव्हरवेट वगैरे असतील तर मग ट्वाईस अ डे देऊ शकतो, पण 5 दिवसासाठीच घेतले पाहिजे. आणि जे जोपर्यंत त्यांचं म्हणजे पिरियड मग ते थांबवल्यावर 3-4 दिवसात पिरियड येणार त्यांचं. खूपच अनअवॉइडेबल सिच्युएशन असली तर घेतलेलं चालतं, म्हणजे कधी कधी, पण ही एक रेग्युलर गोष्ट नसली पाहिजे, कारण आपल्याकडे फेस्टिवल्सची कमी नाही.
आपल्या महिन्यात खूप सारे, एका महिन्यात आपले खूप सारे फेस्टिवल्स असतात, तर आपण प्रत्येक फेस्टिवलला मेडिसिन्स घेऊन ते पोस्टपोन केलं तर मग आपली जी हॉर्मोनल बॅलेन्स आहे बॉडीचा तो पूर्ण डिस्टर्ब होऊन जाणार. तर खूप अनअवॉइडेबल असेल तेव्हाच घ्यायला पाहिजे आणि अशा प्रमाणे डोस घेतला. बहुत ही अच्छा प्रश्न. आरती मॅडमने जो प्रश्न विचारला त्याचा रिप्लेस प्रश्न आहे की लवकर जर पाळी आली 10:30 11 वर्ष तर त्याचे काही डिसएडव्हान्टेज आहेत का? लवकर एकदम 10:30 वर्ष एक ओव्हरऑल ट्रेंड आजकाल चेंज झाला आहे लवकर येण्याचा, पण जर बाकी काही कंप्लेंट्स नसतील तर त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही आहे. काही एकदम रेअर काही डिसीजेस असतात ज्याच्यामध्ये प्रेग्नेन्सी ज्याच्यामध्ये पिरियड्स लवकर येतात, पण जर बाकी काही कंप्लेंट्स नसतील तर देर इज नथिंग टू वरी. मॅडम डाएट याला रिस्पॉन्सिबल आहे लवकर येणार नाही, डाएटमुळे नाही, एक जेनेटिक सगळ्यांचं ठरलेलं असतं की कोणत्या वयात येतील. मॅडम लहान मुलींमध्ये जे पिरियड्स लवकर येतात त्यांना जो होणारा पिरियड्समधला त्रास आहे त्यासाठी आपण अँटी इन्फ्लेमेटरी दिलं पाहिजे की नाही? अँटी इन्फ्लेमेटरी असं म्हणजे ॲज पर नीड तुम्ही घेऊ शकता. जेव्हा तुम्ही प्रेग्नन्सी प्लॅन करताय त्या मंथ्समध्ये तुम्ही अवॉइड केली पाहिजे. त्या मुलींमध्ये जे आता पिरियड्सचा प्रॉब्लेम येत आहे 5वी 6वी पासूनच येतो आणि मग त्यांना त्या पिरियड्समध्ये खूप त्रास होतो, त्यावेळेला मग मेफ्टास पास हे अशा गोळ्या ज्या काउंटरवर विचारल्या जातात त्या दिल्या पाहिजे की नाही, त्यांनी घेतल्या हव्या? हो, ते ॲज पर सिम्पटम्स पेन रिलीफ करण्यासाठी तुम्ही घेऊ शकता. बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्कशन हुआ है. जो एक्सपेक्टेड था उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे सभी लोगों ने इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है. हर चीज के लिए यहाँ पे हमको गाइडेंस प्रणीता मैडम के तरफ से मिला हुआ है. सभी से गुजारिश है कि एक सीमित तौर के ऊपर जहाँ पे इमरजेंसी है, अनअवॉइडेबल सिचुएशन है, बहुत सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे इमीडिएट डॉक्टर की फैसिलिटी हम किसी को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वहीं पे इस गाइडेंस का उपयोग करें. अन्यथा कहीं पे भी जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और आपको काउंसलिंग के दौरान ये समझ में आता है कि सिचुएशन वर्स हो सकती है अगर मैं इनको मेडिकेशन दे दूं, तो उस समय आप कृपया करके उस पेशेंट को जो कंसल्टेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको रेफर करें ताकि उनको प्रॉपर मेडिकेशन मिले और जो आने वाले कॉम्प्लिकेशंस है उसको अवॉइड कर सकते हैं. ऐसा मेरा कहना है. सेशन बहुत अच्छा हुआ है. लोगों के मन में जो भी प्रश्न थे उन्होंने उसका समर्पक उत्तर दिया हुआ है. इसलिए मैं अमरावती जिला केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तौर पे आपका आभार व्यक्त करता हूँ और सभी महिला फार्मासिस्ट को विनती करता हूँ और आदरणीय मैडम को विनती करता हूँ कि मोमेंट को देके उनका यहाँ पे आभार प्रदर्शन करें. प्रणीता मैडम से विनती है कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें देते रहे. बहुत अच्छा लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बोलने वाला मुझे पहले कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने था, जो रितेश भैया ने सॉल्व कर दिया कि उन्होंने उनकी बहू को ही इसके लिए तैयार कर लिया कि आपको ये टॉपिक लेना है और डिलीवर करना है. बहुत बहुत धन्यवाद मैडम. ओके, नया सजेशन आया हुआ है आफ्टर मेनोपॉज भी कुछ, यानी आज के प्रोग्राम की पहले सेशन की सफलता यह है कि अगला टॉपिक भी तय हो चुका है कि हमको किस चीज के ऊपर काम करना है. इसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए. प्रणीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने उनका कीमती समय हमको यहाँ पे दिया है. उनकी छोटी बच्ची है 4 महीने की, उस वजह से उनको
इस कार्यक्रम को अभी विदा करना है। हम जल्दी मैडम आपका एक सेशन अभी सजेशन आया है उसी हिसाब से जल्दी से अरेंज करने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग हमको मिलता रहे, ये सबसे बड़ा हमारे लिए अच्छा रहेगा।